हेलो माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम एक नया लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, ठीक है ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम पढ़ने चल रहे हैं डिप्रेशन, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज, आर दोज प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, जो वेपर प्रेशर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने से कम होगा या ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट के कम होने, बढ़ने या घटने से कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? ये माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए यहां से एक रिलेशन देख लीजिए जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। रिलेशन ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है ना। जब जब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, जब जब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तब तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट के। लेकिन अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इनवर्सली है ना, इनवर्सली है, मतलब कि जब जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, ठीक है ना, जिससे मतलब आपको कभी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होता होगा, ठीक है। तो जब हम, भाई यही तो है भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। तो कोई सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से ही तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा होगा। तो जब भी किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब हम पार्टिकल्स डालेंगे, मान लीजिए ये हमारा एक है कोई कंटेनर है, इसमें जो है वोलाटाइल सॉल्वेंट ये है, कुछ टाइम बाद हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला और वो आकर कहां चले आए, सरफेस पर। भाई जब सरफेस को ही वो कवर अप कर लेंगे तो वेपर प्रेशर बनने में कमी नहीं होगी? बताइए, वेपर प्रेशर बनने में कमी नहीं होगी। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ, भाई अगर नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं और वोलाटाइल सॉल्वेंट है तब तो मस्त झकास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिक्स किया, ये सरफेस पर आ गए, और सरफेस पर आ गए भाई, बीच में कोई आ जाता है तो काम बिगड़ जाता है। हमारे आपकी कोई के बीच में आया पक्का। तो वैसे ही यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे ही आए सरफेस पर, सॉल्वेंट और हीट के बीच में आ गए ना सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो वेपर प्रेशर बनना कम हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में वैसे ही क्या दिखाई पड़ी, हमें कमी दिखाई पड़ी। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर पूछे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता कब है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस, रुकिए हम लिख देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट takes place whenever non-volatile
solute particles is mixed with volatile solvent। ठीक, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस वेन ईवर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स मिक्स्ड विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, मतलब सरफेस एरिया कम हो जाती है। सरफेस एरिया कम हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताइए, क्या ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भाई फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो जो सोल्यूशन होगा उसके मोलालिटी पे भी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में जो डेल्टा टीबी था, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के कि नहीं। वैसे यहाँ पर जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा टी एफ, ये एफ फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है, वहां बी जो था ना बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो आ जाएगा के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, जहां के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ क्या है, के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, ये है डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, कभी कभी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो मतलब कमी हो रही है तो डिक्रीज होगा डिप्रेशन। ठीक है ना, तो इसके कई नाम भी हो सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। और अपना ये जो स्मॉल एम है, ये है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन की क्या है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एम। ठीक है। अच्छा जैसे वहां डेल्टा टीबी को हम इंक्रीज इन टेम्परेचर को, बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या लिखते थे, टीबी माइनस टी नॉट बी ना, वैसे हम डेल्टा टीएफ को यहां क्या लिख सकते हैं भाई। देखिए वहां क्या था, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा था सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। भाई जिसका ज्यादा होगा कम वाले में माइनस करेंगे, तो डेल्टा टीएफ वहां क्या हुआ करता था, सॉरी वहां टीएफ टीबी क्या हुआ करता था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टीबी वही तो था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी नॉट भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था ना, इसीलिए टीबी माइनस टी नॉट भी करते थे। लेकिन यहां पर मान लीजिए हमारा एक ये क्या है, दो बीकर है हमारे, दो कॉन्टिनेंट जो भी समझ लीजिए, एक में क्या है, ये हमारा है सोल्यूशन, ठीक, और एक में हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, अब ये बताइए, मान लीजिए हमारा जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ रहा होगा, एक्स मान लीजिए। ठीक, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया एक्स रहा होगा, लेकिन यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो रहा है, डिप्रेशन कम हो रहा है ना, तो जो हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा एक्स माइनस समथिंग होगा कि नहीं, एक्स माइनस समथिंग होगा कि नहीं, बताइए, होगा। तो बड़ा कौन हुआ यहां पर, सॉल्वेंट वाला ही तो बड़ा हुआ, बड़ा यहां पर सॉल्वेंट वाला ही तो हुआ। तो सॉल्वेंट वाला क्या होता था, टी नॉट बी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहां टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यहां हम डेल्टा टी एफ को टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा टी एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और, अब डेल्टा टी एफ की जगह पर हम यहां इसको रखते हैं, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, या फिर टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ, भाई एम को हम ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना, ये किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, किसके लिए,
न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करते हैं। किसकी? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी डिफाइन का है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब क्या था वहां पर? के भी था, ठीक है ना। और यहाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। तो अगर यहाँ से हम के एफ की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो के एफ की वैल्यू क्या आएगी बताइए? के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी अपान एम ही तो आएगी। के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपान एम। डेल्टा टी एफ यहाँ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ठीक है। तो अच्छा, इसको अगर यहां से हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन के रेशियो को यदि हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा करते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या है? द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन की जगह पर हम डिक्रीज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं? डिक्रीज। तो द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो सकती है? देखिए, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपान एम है। तो टी एफ को हम क्या टेम्परेचर वाई किसमें है? केल्विन में होता है, तो केल्विन। और मोलरिटी मोल पर केजी में, तो इसको हम फाइनल में लिख सकते हैं किलो। भाई ये पर केजी है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किलो केल्विन पर मोल। ये किसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। किसकी? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, ठीक है। तो ये पूरा रहा किसके बारे में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। और ये हमारा जो रिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही जरूरी है, इसको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरी कहानी रही किसकी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। पढ़ते रहिए, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।